एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो वंस अगेन आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। राइट, तो बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। मैं फिजिक्स फैकल्टी राजीव राज सिंह। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कंडक्टर एपिसोड 2। कंडक्टर का एपिसोड 1 कल मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिए, मेरी आपसे गुजारिश है। ठीक है, चलिए। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कंडक्टर्स के बारे में कुछ और रहस्य बातें। तो आप देखना, कल मैंने कंडक्टर के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस किया था, जिसमें ये भी डिस्कस किया था कि कॉन्सेंट्रिक सेल के कारण पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेंट्रिक सेल के कारण चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। ऑल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट। तो चलिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा माय डियर स्टूडेंट, वो होगा, देखिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। और आप कह सकते हो कि विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, विसिनिटी ऑफ कंडक्टर इन द सेंस ये है मेरे बच्चों कि जो पॉइंट आप लोगे वो पॉइंट कंडक्टर के काफ़ी करीब होगा। कहाँ होगा? जो भी आप पॉइंट्स लोगे वो पॉइंट जो होगा कंडक्टर के काफ़ी करीब होगा। इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर पे हम बात करने जा रहे हैं। बड़े प्यार से आपको ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और आप समझ जाएंगे। बड़े होशियार तो हैं आप, जीनियस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। चलिए, सपोज दैट कि आपके पास ये एक कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट आपके पास ये एक कंडक्टर है और ये इसका सेंटर है और इस कंडक्टर के ऊपर आपने चार्ज दे रखा। तो मैंने कल भी बताया था कि कंडक्टर सॉलिड हो या होलो हो, हमेशा चार्ज सरफेस पे ही रहता है। यानी कि अगर ये टोटल चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो होगा वो क्यू पर एरिया होगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मुझे इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो दो पॉइंट्स लिए हैं। एक पॉइंट कंडक्टर के अंदर है और जो उसके सरफेस के काफ़ी करीब है, इसलिए हमने विसिनिटी लिखा है। और एक पॉइंट कंडक्टर से बाहर है जो सरफेस के अगेन काफ़ी करीब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट आप कहोगे कि सर इनसाइड और ये वाला आउटसाइड है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा डायग्राम, एक बड़ा सा डायग्राम मैं फिर से आप बना लेता हूँ ताकि आप ढंग से इस चीज़ को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, समझे। देखिए, ये हमारा सेंटर है और इस पे चार्ज बहुत सारा बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन डिस्कस कर रहे हैं। यही सब चीज़ें, छोटी छोटी पॉइंट्स जो है मेरे दोस्त, हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प करती है और हमारी एक्यूरेसी रेट को बढ़ाती है। वरना पढ़ने के लिए तो सभी पढ़ते हैं। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैंने लिया था, मैं इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ। तो इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट तो इनसाइड है। तो आपको मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, आपको मालूम है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। इतना आपको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि आप जीनियस हैं और ये चीज़ें आपको मालूम है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर इस कंडक्टर को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूँ, ये पार्ट यहाँ से यहाँ पे और ये एक पार्ट ये बचेगा। एक पार्ट तो ये बचा, दिख रहा है आपको, ये वाला, जैसे मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ, पूरा रेड कर देता हूँ, यहाँ देखिए। एक तो ये पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आपके पास एक तो ये पार्ट हो जाएगा। हाँ, मैं स्लोली चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें समझना है, हमें जंप नहीं करना है। ये एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया। और एक पार्ट यहाँ पे ये रेड वाला है जो मैंने आपको बताया था, इसको मार्क कर दिया ये। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो ध्यान से देखिएगा।
क्या इस पे प्लस चार्ज है? बिल्कुल। तो प्लस चार्ज के कारण हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम होता है, राइट। यानी कि ये सभी मिलके इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में लगाएगा। मान लो E1 है, क्या है E1। अच्छा, ये रेड कलर वाला है, इस पे भी तो प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि ये वाला जो रेड कलर वाला दिख रहा है आपको, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे लगाएगा, बट वो लगाएगा इस डायरेक्शन में लगाएगा। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में लगाएगा। वो कितना लगाएगा? E2। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा मेरे दोस्त, मेरे भाइयों? ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे ई नेट की बात करता हूँ, तो देखिए ई नेट की अगर बात करता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसके इक्वल है? ये जीरो के इक्वल है। ये हो गया जीरो। यानी यहाँ से ये पता चल गया कि E1 जो होगा वो E2 के इक्वल होगा। इसको मैं मान लेता हूँ E। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मान लेता हूँ मैं? E मान लेता हूँ। यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे इस चीज़ को, बड़े प्यार से देखना है। तो इनसाइड तो आपको पता चल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, लेकिन आपको साथ साथ ये भी पता चल गया कि आप स्फीयर को किसी भी दो पार्ट में बांट दीजिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल पार्ट में हो, किसी भी दो पार्ट में बांट दीजिए, डजेंट मैटर। यहाँ देखिए, आप स्फीयर को किसी भी दो पार्ट्स में बांट दीजिए, दोनों पार्ट्स एक दूसरे पे मतलब किसी भी पॉइंट्स पे इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इसी स्फीयर को मैं हाफ पार्ट में डिवाइड करता, तो जितना राइट हाफ लगाता, लेफ्ट हाफ लगाता, उतना ही राइट हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता। आपने देखा कि इसको मैंने किस तरह से डिवाइड किया, एक बहुत से बड़ा पोर्शन रखा, एक छोटा सा पोर्शन रखा, तो ये सारे पोर्शन मिलकर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं उतना ही ये अकेला लगा रहा है। क्लियर कहानी? वो अकेला लगा रहा है। आप कहोगे कैसे? तो आप इसको, अगर टाइम है आपके पास और ट्रस्ट नहीं है मेरे पे, तो आप एनालाइज करना चाहो तो कर सकते हो। छोटा सा पॉइंट चार्ज लो यहाँ पे, इस छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण किधर होगा? इधर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वाले छोटे से उसके करस्पॉन्डिंग एक छोटा सा पॉइंट चार्ज यहाँ होगा, इसके कारण इधर होगा। अब सबका कंपोनेंट तोड़ के आप ऐड करते रहो, यू विल फाइंड एट, आप देखोगे कि सेम रिजल्ट आ रहा है। तो अगर 10 ग्राम में ट्रस्ट है तो फिर काम चला लो, नहीं तो अगर प्रूफ मतलब आप एनालाइज करना चाहते हैं सो यू कैन गो। मैंने आपको बता दिया कि एनालाइज कैसे करना है, कि ये एक पॉइंट चार्ज लो, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का कंपोनेंट तोड़ो, यू विल फाइंड दैट कि एक्स कंपोनेंट ऐड करना पड़ेगा आपको, वाई कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करो। सो दिस बिकम वेरी लेंदी प्रोसेस, दिस बिकम वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट। ओके, सो सी द नेक्स्ट वन। अब हम बात कर रहे हैं आउटसाइड के लिए। अभी तो हमने इनसाइड देख लिया, अब हम बात करेंगे आउटसाइड के लिए। मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझिएगा, फॉर आउटसाइड पॉइंट और नियर टू द सरफेस की बात करें फॉर आउटसाइड पॉइंट, ये चीज़ आपको क्लियर कट समझना है कि मैं आउटसाइड पॉइंट में मतलब सरफेस के जो काफ़ी करीब है, अभी उस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं हम। बाकी आउटसाइड तो आपको मालूम है क्योंकि भाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो सरफेस के काफ़ी करीब है। जैसा कि आपने अब फिगर में देखा होगा कि ये कुछ ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। और जो हमारा पॉइंट था मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो यहाँ पे था, इन द विसिनिटी ऑफ सरफेस। यहाँ पे कोई चार्ज था, सपोज दैट प्लस चार्ज, राइट, ये प्लस चार्ज था, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, तो हमने क्या किया था, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया था, आपको याद है क्या? ये पार्ट्स यहाँ से यहाँ छोटा सा पार्ट लिए थे, अब कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी पार्ट्स के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फिर से एनालाइज करना है, फिर से मैं इसको देखता हूँ, सोल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे आप बने रहिए मेरे साथ नॉन फिजिक्स में। आप ये देखें, ये हो गया, और एक छोटा सा पार्ट हमने जो भी लिया उसको रेड पेन से मैं मार्क कर देता हूँ। अब बने रहिए, ठीक है। देखिए ये, और सॉरी, तो ये हमारे पास एक रेड पार्ट हो गया। अब देखिए, अब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्तों। अगर ये प्लस चार्ज है, ठीक है, ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, यानी कि सभी जगह पे यहाँ पे प्लस चार्ज है। तो सभी जगह अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ भी प्लस चार्ज है,
तो यहाँ पे वो पॉइंट है। तो अभी हमने देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम होगा और E1 होगा। क्या ये भी पॉजिटिव चार्ज और इसके कारण भी अवे फ्रॉम होगा और E2 होगा क्या, यानी कि समझिएगा, ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 प्लस E2। और सौभाग्यवश अभी आपने कैलकुलेट किया था कि E1 और E2 दोनों सेम है, तो ये हो गया 2E। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए, यहाँ तक आपको जरा सा भी 10 ग्राम भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। करेक्ट, ओके। अब समझिए, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हो वहां पे आप इलेक्ट्रिक टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे टोटल चार्ज Q है। तो उस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम से भी तो फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, इस यहाँ से अगर मैं एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लूँ, मेरे भाई मेरे दोस्त देखते रहिए, बने रहिए टनाटन फिजिक्स में। अगर यहाँ से मैं गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लूँ, देखिए, तो अगर, हाँ गॉसियन सरफेस प्लॉट कर रहा हूँ बिल्कुल, और इस वाले पॉइंट्स की जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लगभग लगभग x और ये लगभग लगभग r है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है सरफेस के काफी करीब है। तो फ्रॉम गॉस लॉ से अगर आप यूज करते हो मेरे दोस्त, यहाँ देखिएगा, फ्रॉम गॉस लॉ, देखिएगा फ्रॉम गॉस लॉ क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। गॉस लॉ आपको मैंने तो बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वहां पे होता है, ध्यान दीजिएगा कितना होता है। देखिए, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, इस ग्रीन कलर वाले पे टोटल कितना है, क्यू है, इसके अंदर भी तो क्यू होगा। ये हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। समझिएगा चीजों को। अब यहाँ से ये ई, राइट, ई नेट इंटू डी एस आ जाएगा। डी एस यानी कि एरिया आ जाएगा, इंटीग्रेशन एरिया, राइट, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से देखोगे तो ई नेट कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो ई नेट हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताइए, क्यू बाई एरिया, यहाँ देखो क्यू बाई एरिया, ठीक है, क्यू बाई एरिया, चले, अरे मैं कहा क्यू बाई एरिया इंटू एप्सिलॉन जीरो, और क्यू बाई एरिया को मैंने सिग्मा बोला था, तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। यानी कि आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। अब हमने कंडक्टर में कितने पार्ट माने थे, दो पार्ट माने थे, और हर एक पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, या देखिएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इच पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इच पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इच पार्ट। हमने कितने पार्ट माने थे, हमने दो पार्ट माने थे। ध्यान दीजिएगा बेटा, यही चीज समझने वाली है और इसी से हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ेगा। जैसे आपने देखा था कि हमने दो पार्ट इसको मान लिए थे, एक छोटा सा पार्ट ये ले लिया था और एक पार्ट ये ले लिया था। तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, लाइक दैट, ये, तो हमने देखा था कि इसके कारण जितना आया था उतना ही इसके कारण आया था, यानी कि यहाँ पे 2E, और वो कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। तो किसी भी एक पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एनालाइज करवाया आपको। हाँ, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया है ड्यू टू कंडक्टर, लेकिन वहाँ पे मैंने विसिनिटी में नहीं पढ़ाया। तो यहाँ पे विसिनिटी में नहीं पढ़ाया, तो आपको देखा कि कंडक्टर का दो पार्ट्स में बांट दो। ये मैटर नहीं करता है कि दोनों इक्वल पार्ट में या अनइक्वल पार्ट में है, ठीक है। वो इक्वल पार्ट में हो अनइक्वल पार्ट में हो, डजेंट मैटर, दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक पार्ट के कारण, हमेशा कंडक्टर के किसी एक पार्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन जीरो, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चले, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर की, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर की, ध्यान दीजिएगा। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक प्रेशर। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक प्रेशर की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो देखिएगा इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इजकल टू क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला बताइए यार। ये क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, राइट। प्रेशर इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा फोर्स बाय एरिया, यस सर, नो, करेक्ट।
समझिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है सर, आपके पास कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कोई ऐतराज वाली बात तो नहीं है ना? कोई ऐतराज वाली बात नहीं, बिल्कुल करेक्ट, थैंक यू। अब समझिएगा, क्या ये चार्जेज आपस में रिपेल तो कर रही होंगी ना? 110% सर, ये चार्जेस आपस में रिपेल कर रही। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ छोटा सा पॉइंट चार्ज ये है और छोटा सा पॉइंट चार्ज ये है, तो ये जो होगा ये उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये उसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। ऊपर वाले को नीचे वाले इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और नीचे वाले को ऊपर वाला इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्सन हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि कंडक्टर पे अगर चार्ज दे दो किसी भी शेप में, तो कुछ देर बाद वो यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन। तो अभी मैं रिपल्सन पे फोकस नहीं कर रहा, अभी मैं प्रेशर पे फोकस कर रहा हूँ। जैसे मुझे अगर इस वाले पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना हो, इस छोटे से पार्ट पे प्रेशर फाइंड करना हो, तो कितना होगा बता सकते हैं आप? बताइए। हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं अपन। ठीक है, अब इस छोटे से पार्ट को डिवाइड जो दिख रहा है आपको, उसको दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ फिर से। ये कहानी कुछ ऐसा है और ये कहानी कुछ ऐसा है। एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया। चलिए इस बार मैं पेन चेंज करता हूँ फिर से। ये छोटा सा पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया। तो आपको तो मालूम है ना कि ये सभी प्लस वाले मिलके लेफ्ट, जो लेफ्ट में प्लस है, ये सभी मिलके राइट पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, राइट। और राइट में भी प्लस है, तो राइट वाले मिलके लेफ्ट पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो हमें प्रेशर की मतलब ये छोटा सा पार्ट है जिसकी सरफेस एरिया आप ds मान लो, ठीक है। तो देखिए, अब ds है तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा dq। चार्ज कितना हो जाएगा? dq। और dq को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू ds। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐतराज, कोई दिक्कत आप में से किसी को होना चाहिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, तो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इन दोनों के कारण यहाँ पे लगता था 2e, लेकिन अब मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, किसके कारण? इसके कारण, तो वो लगेगा e। तो जो फोर्स हो जाएगा df, छोटा सा जो फोर्स होगा वो हो जाएगा dq इंटू ई। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो dq हो गया सिग्मा इंटू ds और ई आपने फाइंड किया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से देखिएगा मेरे दोस्त, मेरे मुन्ना, मेरे भाइयों, कि df इज इक्वल टू छोटे से पार्ट पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो आ गया सिग्मा इंटू ds इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ से ये हो जाएगा df बाई ds और ये हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। और अभी मैंने बताया फोर्स बाई एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। और इस प्रिंसिपल का, इस कंसेप्ट का यूज अपन कैपेसिटर में भी आगे बहुत बार करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक के जितने भी मैंने कंसेप्ट दिए हैं वो आप तमाम लोगों को क्लियर, ऑल क्लियर है, राइट। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, जो आपको मालूम है। फिर मैंने बताया कि कंडक्टर को अगर किसी भी दो पार्ट में बांट दो, इक्वल या अनइक्वल डजंट मैटर, दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है। इसीलिए आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2e, और जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 का था, वहाँ से हमने क्या किया? किसी एक पार्ट के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने प्रेशर फाइंड कर लिया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। कई बार स्टेट बोर्ड जैसे महाराष्ट्र बोर्ड हो गया, केरला बोर्ड हो गया, वेस्ट बंगाल एग्जाम हो गए, ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। चलेगा? ओके। अब हम बात करते हैं कि सपोज दैट, यहाँ देखिएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड हेमिस्फीयर, या देखिएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड, टू होल्ड कंडक्टर। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आपके पास एक चार्ज कंडक्टर है, तो अभी तो आपने ये को अच्छे से समझ लिया कि चार्ज कंडक्टर है, तो उस चार्ज कंडक्टर में हर एक पार्ट एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा। जैसे अगर इसमें प्लस चार्ज है, ध्यान दीजिएगा,
अगर इस पे प्लस चार्ज है माइनस चार्ज होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपल्सन ही तो होना है। ठीक है, अगर ये प्लस चार्ज है तो ये तो होता है कि अगर आप ये छोटा सा पार्ट लेते हैं, देखिएगा तो ये बड़ा सा जो पार्ट है, बिगर पार्ट इस छोटे पार्ट पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो उस पार्ट को होल्ड करने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये छोटे से जो बिगर पार्ट है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा डीएफ, और वो डीएफ कितना होगा, तो वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया डीएस। ठीक है, ये समझ में है, एक छोटे से पार्ट की मैंने बात किया। अगर यही आपके पास देखिएगा, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड हेमिस्फीयर, फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड हेमिस्फीयर, देखिएगा फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड हेमिस्फीयर, ये चीज़ समझिएगा। लाइक आप समझ चुके हैं, हेमी होल्ड हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर अब समझिएगा। अगर इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, तो देखिए अगर ये आपके पास, फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इतना बार रिपीट किया हूँ कि अभी तक आपके ये जेहन में सेट हो गया होगा। कंसेप्ट की बात करूँ, कुछ और नहीं। ठीक है, तो देखिए ये चार्ज है यहाँ पे। अब हेमी स्फीयर का मतलब कि इसको दो पार्ट में बांट दूं, तो ये तय है कि दो पार्ट में अगर मैं बांटता हूँ, सपोज दैट ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो ये इस तरीके से बढ़ जाएगा। दो पार्ट में मैं बांट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, दो पार्ट में मैं बांट रहा हूँ। ठीक है, ये लगता है, इसको इस तरीके से बांट रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए कि जब दो पार्ट में बांटा तो यहाँ पे आपके पास दो हेमिस्फीयर हो गया, एक अपर हेमिस्फीयर, एक राइट हेमिस्फीयर। तो अपर हेमिस्फीयर पे ये लोअर हेमिस्फीयर फोर्स लगाएगा, लोअर वाले पे अपर लगाएगा, यानी कि ध्यान दीजिएगा, ये अगर हमारा अपर हेमिस्फीयर है, हो सकता है कि डायग्राम थोड़ा सा अगली दिखे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये अपर हेमिस्फीयर पे लोअर हेमिस्फीयर जो है वो रिपेल करेगा, वो क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो जो इफेक्टिव एरिया है, ये होता है इफेक्टिव एरिया, दिस इज द इफेक्टिव एरिया। तो ये कितना होता है, तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो जो फोर्स आपको चाहिए वो हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर तो सिग्मा एस स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन जीरो इनटू एरिया, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हेमिस्फीयर को होल्ड आउट करने के लिए। क्लियर कहानी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है इन द केस ऑफ प्रेशर, राइट। और ये कहीं ना कहीं अपन यूज करेंगे कैपेसिटर में भी आगे चल के। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से यहाँ तक आप में से किसी को नहीं होना चाहिए, है क्या, किसी को नहीं है? ओके, चलिए तो मैं थोड़ा सा आपको एक और फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ। आई थिंक मैंने पढ़ाया कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा देता हूँ, देखिएगा। अब आप लिखोगे फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की हम बात करेंगे। क्या बात है, तो देखिए बने रहिए। ओके ओके ओके, ठीक है। अब समझिएगा कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। चलिए समझिएगा, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन से देखिएगा, थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स है। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दिया, मान लो क्यू को। तो आपको मालूम है इस पे जो फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन में लगेगा, और फोर्स के कारण ये मूव करेगा। तो अगर ये यहाँ से यहाँ मूव करके आता है, यानी कि ये ए से बी मूव करके जाता है, ध्यान दीजिएगा, और ये फोर्स एफ, यहाँ पे मैं आपको फिर से आपकी ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगा। समझिएगा मेरे दोस्त, समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा फटाफट। देखिएगा, हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्यू को रिलीज किया, तो ये बात मैंने पहले ही पढ़ाया आपको कि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है फील्ड के डायरेक्शन में।
तो यहाँ पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, वो एफ कितना होगा, तो वो एफ होगा, देखिएगा क्यू इंटू ई। पहली बात तो ये हो गया। अब समझिएगा, क्या ये चार्ज पार्टिकल इधर ही मूव करेगा? बिल्कुल इधर मूव करेगा, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, राइट। यानी कि ये चार्ज पार्टिकल, अगर ए पे मैं बात करता हूँ, देखिएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए की मैं बात करता हूँ तो वो जीरो होगा। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल ए से बी मूव करके आएगा तब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी नॉट इक्वल टू जीरो। तो मेरा क्वेश्चन है कि एनर्जी कहाँ से आया, ये एनर्जी किसने दिया? ये एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने दिया। अरे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास एनर्जी रहा होगा तभी तो देगा। यस, तो जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में प्रेजेंट है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या यहाँ तक कंफर्म है? मैं लिख देता हूँ, द एनर्जी एसोसिएट विद, ध्यान दीजिएगा, द एनर्जी एसोसिएट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, with electric field is called electrostatic energy, is called इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होता था हमें मालूम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर सोचोगे तो काइनेट, अच्छा ज़्यादा कुछ नीचे आ गया, ठीक है, एक मिनट वेट करो। चलिए, हाँ, तो मैंने कहा था कि एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब ये कितना होता है, तो अभी देखो ना यार, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम आपको मालूम है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो आपको मालूम है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ वर्क डन कौन कर रहा है? यहाँ पे जो वर्क डन है वो कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से आ रहा है। अरे जो वर्क डन है वो तो पक्का तय है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से आ रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वर्क डन कितना होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू एफ डॉट डी एस, यही होता है, समझिएगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं और आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक फॉर्मूला आपके पास आ चुका है, आप ड्राइव कर सकते हैं इसके रिलेशन को। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, इसके एक और फॉर्मूला को मैं आपको पढ़ाता हूँ। चल देखिएगा, सपोज दैट कि आपके पास ये एक रैंडम शेप का कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे आपने चार्ज दिया है क्यू, ठीक है। तो आपको मालूम है कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, चार्ज क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, कंडक्टर पे। और वो अलग बात है कि जहाँ कहीं डेंसिटी ज़्यादा हो कहीं कम होगा, लेकिन ये कंडक्टर है तो कुछ देर बाद क्या होगा कि ये सबके सब एक यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये तो मालूम है, सबके सब यूनिफॉर्म शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ देर बाद जैसे ये मान लो कि ये है, अगर इस पे प्लस चार्ज देते हो, यहाँ देखना इस पे प्लस चार्ज देते हो, तो ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन इसका कुछ देर बाद जो होगा वो साइज इस तरीके से बढ़ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्सन इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा, ये कुछ इस तरीके से इसका साइज बढ़ गया, ठीक है। तो आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट में कंसिडर करता हूँ। तो इस पार्ट पे क्या लगा, इस पार्ट पे इस डायरेक्शन में प्रेशर लगा, अभी मैंने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसकी वॉल्यूम चेंज हो गई। इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज होने का सेंस, पहले ये वाली वॉल्यूम थी, अब यहाँ तक वॉल्यूम हो गया है, तो इस वाले टोटल वॉल्यूम में से ये घटा दूंगा, चेंज वॉल्यूम, यानी कि डीवी हो जाएगा। ये छोटा सा जो वॉल्यूम दिख रहा है, मैं रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ये जो दिख रहा है ये डीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डीवी। तो आपने वर्क फ्रॉम कनेक्ट, ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क डन इक्वल टू आल्सो होता है प्रेशर इनटू डीवी, राइट। और वर्क डन को हमने अभी बताया कि दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है। और ये हो गया प्रेशर, प्रेशर कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर बाय
2ε0 इंटू dV। अब समझिएगा, तो प्रेशर को तो कांस्टेंट, इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो सिग्मा भी कांस्टेंट है और एप्सिलॉन जीरो भी कांस्टेंट है, इसको मैं ले लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2ε0 इंटू वी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ ना आ। अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। ई नेट कितना आया था, तो ई नेट आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। यानी कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा सुधार करूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन स्क्वायर कर देता हूँ इंटू हाफ इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू भी कर देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने एप्सिलॉन से नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर इंटू हाफ इंटू एप्सिलॉन जीरो इंटू वी। तो यहाँ से देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो आ रहा है, जो भी आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, वो आगे अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, ये हो गया हाफ एप्सिलॉन जीरो इंटू ई स्क्वायर इंटू वी होता है, वी मीन्स वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो इस वॉल्यूम को अगर इस साइड भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, देखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड वॉल्यूम, ठीक है, जो भी होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर हो जाएगा इलेक्ट्रिक। तो इसको हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक डेंसिटी हो गया, आपको ये चीज़ें याद करनी है क्योंकि हम कैपेसिटर में भी इसको खूब यूज करेंगे। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर, राइट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी बातें हो चुकी हैं। चलिए अब मैं एक छोटा सा, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ ताकि आप इसके एप्लीकेशंस को भी एक अच्छे तरीके से आप समझ सकें। ठीक है, चलिए देखिएगा, बने रहिए मेरे साथ। हाँ, सेल्फ एनर्जी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो उसको पढ़ाने की यहाँ जरूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखेंगे पहले ध्यान से। जैसे मान लिया जाए आपके पास एक सॉलिड कंडक्टर है, क्या है, एक सॉलिड कंडक्टर, ये एक सॉलिड कंडक्टर, और सॉलिड कंडक्टर पे चार्ज मान लो क्यू है, कितना है, इसका रेडियस आप मान लो कि इसका रेडियस ए है, और इसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सेल है। ध्यान दीजिएगा, इसके सराउंडिंग में एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस जो है 2a, जिसका रेडियस कितना है 2a और 3a है, रेडियस 2a एंड 3a है, ये हो गया 3a। यानी कि ये स्फेरिकल सेल है, यहाँ पे चार्ज सभी जगह, ये यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है। अब बोला है कि अगर मैं इसको किसी स्विच से कनेक्ट कर दूं, यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसको किसी स्विच एस से कनेक्ट कर दूं, तो मैं लिख देता हूँ कि व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड then find then find heat loss। ठीक है, यहाँ देखिए, व्हेन स्विच एस इज क्लोज देन फाइंड हीट लॉस। हीट लॉस क्या होगा, अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। चलिए, मैंने कल ही बताया था कि अगर एक कंडक्टर इनसाइड है, दूसरा कंडक्टर आउटसाइड है, तो अगर इनसाइड वाले कंडक्टर को आप आउटसाइड वाले से कनेक्ट करते हो तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, आउटर सरफेस पे चला जाता है। तो पहले आपको सोचना होगा कि स्विच क्लोज करने से पहले एनर्जी कितनी है और स्विच करने के बाद कितनी है। मान लो स्विच करने से पहले, स्विच क्लोज करने से पहले 10 जूल है
और स्विच करने के बाद 7 जूल है, यानी कि 3 जूल एनर्जी लॉस हो गया। किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट, हमें सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करना है। कब करना है? पहले, मतलब इन द सेंस इनिशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा मैं सोल्यूशन करा ही देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन पे। यहाँ देखिएगा, बने रहिए आप टर्म फिजिक्स में। तो इनिशियल एनर्जी कितना होगा? इनिशियल एनर्जी हम इसको यू आई से भी लिख सकते हैं या ई से लिख सकते हैं। तो देखो मैंने बताया है, जब सेल्फ एनर्जी में पढ़ा रहा था, या अभी बताया कि जो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होता है, दैट्स कॉल्ड, राइट, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो देखो इनसाइड द कंडक्टर फील्ड तो जीरो होगा, लेकिन आउटसाइड तो होगा। ये प्लस क्यू है, तो यहाँ क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। चीजों को समझिएगा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप होगा। अगर यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप होता है, ठीक है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज डेवलप होता है, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? ओके। तो यहाँ देखिएगा, अब फील्ड कहाँ से कहाँ होगा? तो फील्ड जो होगा ए से लेके 2a होगा, और फिर 3a से लेके इंफिनिटी तक। पहले मैं फील्ड की बात करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से लेके 2a होगा एंड 3a से लेके इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इनिशियल एनर्जी जो स्टोर होगा वो कहाँ से कहाँ होगा? वो भी ए से लेके 2a होगा एंड 2a से 3a से इंफिनिटी होगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, जीरो से ए क्या है? जीरो से ये सॉलिड कंडक्टर, यानी कि यहाँ कंडक्टर के इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक प्रेजेंट नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो हाँ यहाँ पे फील्ड होगा। फिर ये भी मटेरियल है, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक होगा। यहाँ से लेके कहाँ तक होगा? इन्फिनिटी तक होगा। ये एनर्जी रहा, ठीक है। ये कहानी रहा इनिशियल की। कब की रहा? ये इनिशियल की कहानी रहा। अब फाइनल में बात करता हूँ, तो फाइनली क्या होगा तो आप खुद देखोगे। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मैं डायग्राम बना देता हूँ एक और, देख लीजिएगा ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज बी केयरफुल, ध्यान से देखिए आप लोग। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्लोजिंग द स्विच, जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तब क्या होगा? ठीक है, अब देखिए। तो मैंने क्या होता है कि जब स्विच को आप क्लोज कर देंगे तो सारा का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यानी कि आउटर सेल पे चला जाएगा। ये बात मैंने कल ही पढ़ाया था, आप जाके कल वाले वीडियो को देख सकते हैं। नहीं देखे हो तो देख लो, बेहतर होगा, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट है वो सभी चीज़ें। अगर वो सब समझ में नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप एक तरह का लॉस ले रहे हो। अगर आप लाइटली इग्नोर करना चाहो कर सकते हो, मेरा उसमें कोई आपके लिए प्रेशर नहीं है, लेकिन आप पढ़ें तो बेहतर होगा। हाँ, तो जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, यहाँ देखें, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया, सारा का सारा चार्ज, ओके, सारा का सारा चार्ज यहाँ आ गया, ठीक है। ऑल चार्जेस विल कम हियर, यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 3a से इंफिनिटी होगा। यानी कि ये वाला एनर्जी कहाँ गया? पहले तो एनर्जी ए से 2a था, फिर 3a से इंफिनिटी। तो अभी भी एनर्जी जो है 3a से इंफिनिटी प्रेजेंट है, बट ए से 2a लॉस हो गया। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा, हीट लॉस इज इक्वल टू एनर्जी फ्रॉम ए टू 2a। अब कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे तो देख लीजिए फटाफट। आप मान लिया जाए कि यहाँ से x डिस्टेंस पे गए और एक छोटा सा आपने, हाँ यहाँ देखिएगा, बैटरी भी कम है, जल्दी करो फटाफट करो। एक छोटा सा आपने x रेडियस का स्फीयर लिया, छोटा सा, और इसकी थिकनेस आपने dx ली। कितनी ले ली? dx। तो अब यहाँ पे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना होगा, क्योंकि एनर्जी निकालने के लिए तो डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो E जो हो जाएगा वो हो जाएगा kq/x², ठीक है। और dv कितना हो जाएगा? dv हो जाएगा 4πx² इंटू dx। ये हो जाएगा हमारा dv। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा दीजिए एनर्जी फॉर्मूला। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए। एनर्जी डेंसिटी तो आपको मालूम है ना। तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है
यहाँ से मैं फटाफट लिख देता हूँ, देखिए एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी, या इसी को बोल लीजिए यू इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी है और उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये एनर्जी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो ई है वो कितना है, वो रख दो हाफ एप्सिलॉन जीरो। अब यहाँ से ई आ गया के क्यू बाई, देखिए के क्यू बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डी वी आ रहा है मेरे दोस्त 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब समझिए u इजकल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिए तो हो गया हाफ एप्सिलॉन जीरो के स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड एक्स की पावर 4 इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एक के को कैंसिल कर देगा, तो u हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अभी बचेगा 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो लिमिट ले लीजिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी हीट लॉस है वो a से 2a है। तो ठीक है, आ गया आंसर हमारा। आप खुद देख सकते हैं ना, आपका आंसर तो आ ही गया। आप इसको सिंपल क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। देखिए अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, u इजकल टू कितना हो जाएगा देखिएगा आप, तो ये के क्यू स्क्वायर बाई 2 और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1/x। अपर लिमिट हो गया 2a, लोअर लिमिट हो गया a। तो यहाँ से रखेंगे आप, ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 एंड ये हो जाएगा -1/2a प्लस 1a। अब इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2a। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई 4a। ये हिट लॉस होगा, दिस इज द हिट लॉस। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आपसे मैं टनाटन फिजिक्स की तरफ से इजाज़त मांगता हूँ। स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें बिंदास रहें, राइट। बट स्टडी आप कंटिन्यू करके रखें सर, विदाउट स्टडी दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे हम, टेंशन ना लें आप। टेंशन ना को रे, टेंशन ना को लाला, टेंशन ना को।